गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम नॉर्थ सेट 2021 के लिए जो आपके मौसमी के ओबीसी क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कर रहे थे। आपने 35 तक पढ़ चुके हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है 36। व्हेन टेकिंग द हेल्थ हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट हु इज एडमिटेड फॉर रिपेयर ऑफ ए सिस्टोसिल एंड रेक्टोसिल। तो हम पहले भी प्रीवियस जब क्लास पढ़े थे तो वहाँ भी हम सिस्टोसिल और रेक्टोसिल को समझ चुके थे। यहाँ भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है सिस्टोसिल और रेक्टोसिल। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये आपकी नॉर्मल एनाटोमी है। नॉर्मल एनाटोमी में आप देखेंगे ये जो है रेक्टम है, ये वाला रूट जो है रेक्टम है, ये आपका यूरेथ्रा वाला रूट है, यूरिनल सिस्टम है, और ये आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेजाइनल सिस्टम है। तो अब आप देखेंगे कि रेक्टम और जो आपकी वेजाइना है उसके दोनों के बीच में ये गैप मिल रहा है, जो पीला पीला जो दिख रहा है ये गैप है। और आपकी जो यूरेथ्रा है, आपका जो ब्लैडर है उसके बीच में, और जो वेजाइना वॉल है उसके बीच में भी गैप मिल रहा है। बट आप जब देखेंगे रेक्टोसील कंडीशन, रेक्टोसील मतलब रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाना। जब रेक्टम प्रोलैप्स होगी तो नॉर्मल जो इस तरीके का रूट था, जो बीच में पीला पीला जो गैप था, स्पेस था, दोनों के बीच में स्पेस हुआ करता था वेजाइना वाला और जो आपका रेक्टम था उनके बीच में जो स्पेस था वो चला जाता है, और रेक्टम जो है वेजाइना के अंदर ऐसे धक्का लगाती है जिसकी वजह से वेजाइन देख रहा होगा वेजाइना का पूरा स्पेस इसने कवर कर लिया है वेजाइना में। तो इंटरकॉर्स के दौरान यहाँ पर पेन नॉर्मल स्वाभाविक हो गया। दूसरा सिस्टोसील देखें तो सिस्टोसील में क्या हो रहा है, देखो सिस्टोसील में क्या हो रहा है, ये वेजाइनल था, अब इसमें जो आपका ब्लैडर था, ब्लैडर क्या हो गया, इधर प्रोलैप्स हो गया है और पूरी तरीके से वेजाइनल बल्ब के अंदर इसने क्या कर दिया है, एंट्री कर गया है। तो इस तरीके से हम ये कि प्रोलैप्स कंडीशन है। अब हम देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है। व्हेन टेकिंग द हेल्थ हिस्ट्री, जब आप प्राप्त कर रहे हैं हेल्थ हिस्ट्री एक पेशेंट की जो कि एडमिटेड है, जिसके अंदर रिपेयर होने वाली सिस्टोसील और रेक्टोसिलर की, द नर्स शुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट द अक्रेंस ऑफ, जो नर्स है उसको चाहिए एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट द अक्रेंस ऑफ। अगर उस पेशेंट को क्या दिक्कत हो तब उसको क्या करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ईचिंग, देखो बेटा ये तो इन्फेक्शन है, वेजाइनल डिस्चार्ज वेजाइना के इन्फेक्शन वगैरह ये कंडीशन है, तो ये तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, रेक्टोसिलो वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है। स्पोरेडिक ब्लीडिंग एंड अब्डोमिनल पेन, यहाँ पर स्पोरेडिक पेन और इसके अंदर किसी भी तरह का अब्डोमिनल पेन से कोई लेना देना नहीं है। एलिवेटेड टेम्परेचर एंड इंट्रैक्टेबल डायरिया, ऐसा डायरिया जो कि ठीक नहीं हो रहा है और उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ा रहे, इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एंड लो अब्डोमिनल प्रेशर, तो आप समझें बेटा इसके अंदर जब सिस्टोसील और रेक्टोसील होगा तो क्या दिक्कत होगी, तो अगर सिस्टोसील होगा तो उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होगा, ठीक है ना, लो अब्डोमिनल प्रेशर रहेगा, पेन रहेगा उसके अंदर, लो बैक पेन रहेगा, रेक्टोसील रहेगा तो उसको लो बैक पेन रहेगा। तो अगर रेक्टोसील और सिस्टोसील है तो उसे क्या दिक्कत रहेंगी, तो उसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस रह सकता है, उसे अब्डोमिनल प्रेशर रह सकता है। तो दो कंडीशन उसके साथ में रह सकती हैं। इसका देख लेते हैं आंसर। आंसर नंबर इसमें दिया हुआ है 4। एज द यूट्रस ड्रॉप द वेजाइनल वॉल रिलैक्स वेन द ब्लैडर हर्निएट इनटू द वेजाइना, जब ब्लैडर जो है हर्निएट हो जाता है वेजाइनल वॉल के अंदर तो इसे सिस्टोसील बोलते हैं, और जब रेक्टल बार हर्निएट होता है वेजाइना के अंदर तो इसे रेक्टोसील बोलते हैं। द इंडिविजुअल फील प्रेशर और पेन इन द लोअर बैक और पेल्विस, जब ये दोनों कंडीशन होगी तो क्या होगा, लोअर बैक जो है और पेल्विस है वहां पर प्रेशर फील होगा। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टोसील, जब सिस्टोसील कंडीशन होगी, जब आपके ब्लड का हर्निएशन होगा वेजाइनल वॉल के अंदर तो वहाँ पर इंट्रा अब्डोमिनल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस भी देखने को उस पेशेंट में मिलेगा। तो ये कंडीशन वहाँ पर देखने को मिल सकती है। दोनों कंडीशन के अंदर इंटरकोर्स जो है वो पेनफुल होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका बढ़िया आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37। ए क्लाइंट हैज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द सिस्टोसील एंड रेक्टोसील है। तो अब देखो भाई, अगर सिस्टोसील है तो वो आगे की साइड में है, तो आगे की साइड में है तो एंटीरियर रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर आपका रेक्टोसील है तो वो पीछे की साइड में है तो पोस्टीरियर रिपेयर करना पड़ेगा। तो एक पेशेंट है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्जिकल रिपेयर ऑफ द सिस्टोसील एंड रेक्टोसील एंड रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट, और वो पेशेंट है वो वापस आया है पीएसीयू से विथ एन इंडिवलिंग कैथेटर इन द प्लेस। उस पेशेंट के अंदर जो कैथेटर लगा हुआ है वो कौन सा कैथेटर लगाया हुआ है, इंडवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है, ठीक है। What should the nurse tell the client about the primary reason for the catheter? कैथेटर क्यों लगाया हुआ है, तो देखो भैया जब यूरिन पास आउट करेगा तो भी दिक्कत होगी, तो डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज किया जा सके, बिल्कुल। ब्लैडर टोन तो तब मेंटेन होगी जब उसमें यूरिन बचेगा, यूरिन तो कैथेटर से बाहर निकल रहा है तो ब्लैडर टोन नहीं कर रहे हैं मेंटेन। यूरिनरी रिटेंशन इज प्रिवेंटेड, तो वहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। प्रेशर ऑन सुचर लाइन इज रिलीव्ड, प्रेशर नहीं रहेगा, अगर वहाँ पर भरेगा ही नहीं तो वो प्रेशर नहीं रहेगा सुचर लाइन पर। हावरली यूरिन पर आउटपुट कैन बी इजिली मेजर्ड, और हार्डली तो ये भी कर सकते हैं, बट इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर ब्लैडर वगैरह के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपने जो हर्निएशन हुआ था उसको ट्रीट किया है।
तो प्रेशर अगर ब्लैडर भरेगा, फुल होगा, तो वहाँ पर जो रिपेयरिंग की है, एंट्री वॉल में जो रिपेयरिंग की है उस पर प्रेशर आएगा, तो प्रेशर को रोकने के लिए, और प्रेशर को रोकना है तो उसमें रिटेंशन को रोकना होगा, तो यूरिनरी रिटेंशन को रोकना है, और डिस्कम्फर्ट ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो ये बढ़िया आंसर इसका 1, 3, 4 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सब 38। ए क्लाइंट पास्ट मीनोपेज, पोस्ट मीनोपेज है, तो जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वो स्टॉप हो चुका है, अंडरगोए एंटीरियर पोस्टीरियर कॉल्फोग्राफी, और उस पेशेंट के अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर कॉल्फोग्राफी कर रहे हैं। व्हाट शुड द डिस्चार्ज टीचिंग इंक्लूड? तो इस पेशेंट के अंदर आप क्या डिस्चार्ज टीचिंग है पेशेंट को बताएंगे। तो बेटा जब कॉल्फोग्राफी करेंगे तो कॉल्फोग्राफी की वजह से लोअर जो आपका पोर्शन है उसके अंदर पेन होगा। मतलब कि जब पेशेंट जो है अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन अगर पेशेंट को डेवलप होती है तो वो क्या है, बियरिंग डाउन इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इस वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत से दूर करना है तो हाई फाइबर डाइट देनी पड़ेगी, जिससे इजीली उसके बॉबल मूवमेंट्स रहें। डेली एक्टिविटी को रोकना नहीं है, करना चाहिए। ये तो रिपोर्टिंग साइन में यूरिनरी रिटेंशन के साइन हैं, उनको आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो नॉर्मली है यूरिनरी रिटेंशन हो भी सकता है तो रिपोर्ट करना भी चाहिए, बिल्कुल सही है, पर इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ द रेक्टोवेजिनल फिस्टुला, कि रेक्टोवेजिनल फिस्टुला, यहाँ पर रेक्टोवेजिनल फिस्टुला के भी चांसेस नहीं है, तो बेटर आंसर हो सकता है हाई फाइबर डाइट यहाँ पर पेशेंट को देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉल्फोग्राफी की जाती है। ये एंट्री पोस्टीरियर कॉल्फोग्राफी का एक फोटो है मेरे पास जो आपको सेंड किया, तो देखते हैं इसमें। इमीडिएट आफ्टर दिस टाइप ऑफ सर्जरी, अगर आपने इस तरीके की कोई भी सर्जरी की है तो पेन इज एसोसिएटेड विद द बियरिंग डाउन, तो जो पेन है वो सबसे बड़ी समस्या है कि बियरिंग डाउन इफेक्ट के साथ में पेन होता है। द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज फ्लूइड, तो इसलिए पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना चाहिए, फाइबर देना चाहिए, एक्टिविटी करवानी चाहिए, जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन डेवलप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है 39, व्हाट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन डज ए नर्स एंटिसिपेट व्हेन एडमिटिंग ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ द सीवियर प्रोसीडेंसिया? क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है एक नर्स जो एक एंटिसिपेट करेगी कि एक पेशेंट जो कि सीवियर प्रोसीडेंसिया, देखो बेटा यूट्रस का प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोल सकते हैं कई बार, और कई बार इसको प्रोसीडेंसिया बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस को ही हम प्रोसीडेंसिया बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो प्रोसीडेंसिया है उसमें क्या दिक्कत हो गई, इडिमा हो जाएगा जब वो बाहर निकलेगा, तो फिस्टूला बन जाएगा, एक्जुडेट हो जाएगा, या अल्सरेशन बन जाएंगे। तो बेटा जब यूट्रस बाहर निकलेगा या फिर कोई भी ऑर्गन, जब कोई भी ऑर्गन बाहरी एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में, जैसे कि इंटेस्टाइन कई बार प्रोलैप्स हो जाती हैं, हर्निएशन हो जाता है उनका, या फिर एबिसरेशन जिसको बोलते हैं, जब एब्डोमिनल सर्जरी करते हैं और उसको जब वो सूचर जो है अलग हो जाते हैं और उनके द्वारा जो इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है उसे एबिसरेशन बोलते हैं। जब एबिसरेशन होता है तो वहाँ भी अल्सर बन जाते हैं, और ये प्रोसीडेंसिया जब होता है, मतलब यूट्रस का जब प्रोलैप्स होता है तो यहाँ भी अल्सर बन जाते हैं, इसलिए वहाँ पर उसको कवर करना होता है। स्ट्राइल जो गोज होते हैं, स्ट्राइल जो गोज पीस होते हैं वो भी बेट गोज पीस हैं, वो भी मैंने वहाँ पर जब एब्डोमिनल सर्जरी में एबिसरेशन हुआ था वहाँ भी बताया था, तो यहाँ भी आपको करना है। वापस आपको धक्का नहीं लगाना है, आपको जो गायनेकोलॉजिस्ट है जो भी आपको उनको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। देखते हैं, अल्सरेशन में अकर व्हेन द वेजाइना एंड यूट्रस आर डिस्प्लेस्ड एंड एक्सपोज्ड, तो अल्सरेशन हो सकते हैं जब वेजाइना और यूट्रस डिस्प्लेस्ड होते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं बाहरी इन्वायरमेंट के अंदर, तो वहाँ पर ये कंडीशन आपको नॉर्मल देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, ए क्लाइंट विद ए 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स इज शेड्यूल फॉर द वेजाइनोप्लास्टी, एक पेशेंट है जो कि 3rd डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है उस पेशेंट के अंदर, और उसके लिए उसको शेड्यूल किया है कि वेजाइनोप्लास्टी करेंगे। व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट द सर्जन विल ऑर्डर, हम क्या एंटिसिपेट करें कि पेशेंट जो सर्जन है उसको पेशेंट को क्या जो है ऑर्डर करने वाला है। एम्बुलेशन, एलिवेट द फुट ऑफ द बेड, अप्लाई मोस्ट कंप्रेस्ड टू द यूट्रस, या सपोर्ट द प्रोलैप्स यूट्रस विथ ए सैनिटरी पैड। तो सबसे बढ़िया यहाँ पर आंसर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, वहाँ अल्सरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं तो सबसे पहले मोस्ट कंप्रेस करेंगे तो यूट्रस के अंदर, तो ये बढ़िया आंसर हो सकता है। तो मोस्ट कंप्रेस में ऑर्डर टू प्रिवेंट द अल्सरेशन, और वो भी स्ट्राइल वाले। तो थैंक यू सो मच आज के लिए।